बात सुनकर अदिति शॉक में थी। वह हैरानी से अभिनव के पैरों की तरफ देख रही थी। अभिनव का पूरा बदन पसीने से लथपथ हो चुका था और वो चिल्लाते बोल रहा था, मुझे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा है? मेरे पैर हिल क्यों नहीं पा रहे हैं? घबराहट के मारे अभिनव ने पूरा जोर लगाकर छटपटाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जरा सी भी हलचल नहीं हुई। अभिनव छटपटाता देख अदिति को अचानक होश आया। उसने दौड़कर अभिनव को कसकर पकड़ लिया और बोली, अभिनव क्या कर रहे हो? तुम शांत हो जाओ। अभिनव, तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। इस तरह से जोर लगाओ तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अभिनव ने अदिति की बात को इग्नोर करते हुए बोला, लेकिन मेरे पैर मुझे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा है? अभिनव के दोनों पैरों के खो होने का मतलब था उसे हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर जीना पड़ता और साथ ही साथ वे गढ़वाल परिवार का उत्तराधिकारी होने का अवसर खो देता। एक व्हीलचेयर वाले आदमी को गढ़वाल परिवार के लोग कभी भी अपना गद्दी पर नहीं बैठा सकते थे। अभिनव की मजबूरी देख अदिति की आंखों में आंसू जल गए और अदिति ने अभिनव को अपने बाहों में कसते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हो सकता है कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए पैरालिसिस हो गया हो, पर तुम मेरा विश्वास करो, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, सब पहले की तरह हो जाएगा। अदिति के इतना बोलने के बाद अभिनव ने उसे जोर से धक्का दिया और खुद से अलग किया और चिल्लाया, ठीक कैसे हो जाऊंगा? कैसे हो जाऊंगा ठीक? इस वक्त अभिनव गुस्से में दहाड़ रहा था। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। अभिनव पूरे गुस्से में, उसकी आंखें पूरे लाल और चेहरा मानो ज्वालामुखी सा जल उठा था। अभिनव की आवाज़ सुनकर अदिति का दिल कांप गया। अभिनव ने अपने पैरों को दोनों हाथों से उठाकर बिस्तर के नीचे रख दिया और उनके सहारे खड़े होने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह जरा सी जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही अभिनव ने जोर से चिल्लाया, मेरे पैर पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। अभिनव बार बार हाथों के सहारे पैरों को जमीन पर टिकाता था, लेकिन खड़े होने की कोशिश करते ही दोबारा गिर जाता। अभिनव के चेहरे पर शोक और गुस्सा था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में अपने पैरों को खो चुका है या अपने पैरों पर अपने खड़ा नहीं हो सकता है। ये उसके लिए बहुत बड़ा ही लॉस था। तभी अदिति ने ये सब देखकर अपने आंसू पोंछे और अभिनव के पास आकर उसे खड़ा करने की कोशिश करने लगी। जैसे ही अभिनव को अदिति ने बिस्तर पर बैठाया, अभिनव ने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों पर जोर जोर से मुक्के मारने शुरू कर दिए। उसका गुस्सा धीरे धीरे हताशा में बदल चुका था। वो पूरी तरह से उम्मीद खो चुका था, इसलिए वो कांपते बोला। ये कहते हुए अभिनव की आंखों में आंसू आ गए। अभिनव को इस तरह इस हालत में देखकर अदिति को बहुत बुरा लगा। अपने एक चहेते इंसान को इस तरह रोते बिलखते देखना बहुत मुश्किल होता है। अदिति अभिनव को सहारा देने के लिए कुछ बोलती इससे पहले अभिनव ने कहा, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अनन्या मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। मुझे अभी के अभी मुझे घर जाना है अपने। यह कहते हुए अभिनव दोनों हाथों के सहारे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा। मेरी फैमिली मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मेरा वेट कर रही होगी। मुझे अभी घर जाना है। मजबूरी में अदिति कुर्सी पर बैठकर उसके बाहर जाने का इंतज़ार करने लगी। ये सब देखते हुए अदिति की आंखों में आंसू आ गए और तभी वो बोली, अभिनव बहुत रात हो चुकी है, वापस आ जाओ। अभिनव बिना पीछे मुड़े बोला, तुम समझ नहीं रही हो अदिति, मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। अभिनव की बातें सुनकर अदिति को यह समझ नहीं आ रहा था कि उस ज़्यादा दुख किस बात का था, अभिनव के अपने पैर खो देने का या फिर उसकी अभी भी अनन्या के लिए इतना एडजस्ट होना का। तभी अदिति अपने आप से बोली कि
जी ठीक कहते थे, टाइम से ज़्यादा नसीब से बढ़कर कभी किसी को नहीं मिल सकता है। उसने अपने आंसू पोंछे और पैरों पर खड़ी हुई और एक गहरी सांस ली। अगले पल अदिति तेजी से अभिनव के पास गई और बोली, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम घर तभी जाओगे जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। अभिनव ने अदिति की तरफ देखते हुए बोला, मैं अब कभी ठीक नहीं हो सकता। मैं अब ठीक नहीं हो सकता। यह इम्पॉसिबल है कि मैं अब ठीक हो जाऊं। मैं जल्द से जल्द अनन्या को अपने इस हाल के बारे में बताना चाहता हूं। अगर मैं उससे मिल नहीं पाया तो मैं मर जाऊंगा। अभिनव ने अदिति की तरफ देखते हुए बोला। अभिनव धीरे धीरे शांत होने लगा। अदिति ने कहा, मैं दादाजी को बुलाकर लाती हूँ। ये कहते होंगे वे तुरंत दरवाजे की तरफ चल दी। दरवाजे के पास पहुंचते ही वे अचानक रुकी और बोली, अगर अनन्या तुम्हें इस हाल में देखेगी तो उसका दिल पर क्या बीतेगी, एक बार ये सोच कर तो देखो। ये कहते ही वो सीधे बाहर निकल गई। ये सुनकर अभिनव ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और गुस्से में जोर से चिल्लाया। वो जानता था कि अभी अभी वह बेवकूफ़ी भरा कदम उठाने जा रहा था। दूसरी तरफ अदिति 2 फ्लोर ऊपर चढ़ते हुए बलदेव के कमरे के पास पहुंच चुकी थी। उसे झटके से दरवाज़ा खोला। बलदेव आराम से बैठा, कुछ किताबें के अन्य पन्ने पलटे। अदिति को इतने सीरियस एक्सप्रेशन में देखकर बलदेव हैरान रह गया, लेकिन वह कुछ पूछ पाता इससे पहले अदिति अचानक से दौड़ते हुए नज़दीक आई और उनकी बाहों में गिर गई। वे अचानक रोते हुए बोली, दादाजी अभी अभी अभिनव अपने दोनों पैरों को खो चुका है। लेकिन बलदेव ने ये स्यूज सुनकर इस तरह रिएक्ट किया जिससे ये कोई बड़ी बात हो ही ना। उसने गहरी सांस छोड़ी और बोला, इसका मतलब डॉक्टर ठीक कह रहा था। अदिति ने रोते हुए अपना सर उठाया और बोली, यह आपको पहले से ही पता था? बलदेव ने हाँ में सर। अभिनव ने कि इस बुरी हालत थी कि उसके ऊपर जहर का असर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। इस सब से अभिनव के शरीर को बहुत ज़्यादा ही असर डाला। वह जिंदा ही बच गया, ये बहुत बड़ी बात थी। अदिति बोली, लेकिन कमर के ऊपर उसका पूरा शरीर काम कर रहा है। बलदेव ने बीच में काटते हुए कहा, क्योंकि जब तक डॉक्टर्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे तब तक जहर उसके खून में मिल चुका था। डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत ऊंचाई से पानी में गिरने की इफेक्ट की वजह से शायद इसके नर्वस सिस्टम पर एक शॉक लगा है, इसलिए कुछ बॉडी पार्ट्स पैरालाइज हो सकते हैं। यह सुनकर अदिति शॉक में थी। बलदेव ने आगे कहा कि मैं जानता हूँ अभिनव के लिए तुम क्या फील करती हो, इसलिए मैंने तुम्हें अभिनव की ये बात पहले नहीं बताई। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभिनव इतनी जल्दी होश में आ जाएगा और उसको अपने पैरों के बारे में भी पता चल जाएगा। बेटा सच बताओ, ये बात ये है कि उसका जिंदा बचना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये भी कोई मिरेकल से कम नहीं। ये सुनकर अदिति को लगा मानो उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। अदिति बोली, लेकिन ये बात मैं अभिनव को कैसे बोलूँगी? वो ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि वो हमेशा के लिए डिसेबल हो चुका है। वो दोबारा कभी चल नहीं पाएगा। ये मैं उसको कैसे बोल दूँ कि आप कुछ भी नहीं कर सकते? बलदेव ने मजबूरी भरी आवाज़ में कहा, नहीं। और बड़े होने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हमें ज़िंदगी की सच्चाइयों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। लाइफ में एक पॉइंट के बाद हमारे पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चारा नहीं होता है। अदिति कुछ बोलने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन उसके गले से कोई आवाज़ ही नहीं निकली। अदिति को भगवान से बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि उसने अभिनव को जैसे कॉन्फिडेंस आदमी के पैर छीनकर उसे इतना लाचार क्यों बना दिया। मैं डॉक्टर्स की टीम के साथ रहूँगा तो अभिनव भी शायद सच्चाई को एक्सेप्ट कर ले। कुछ देर बाद बलदेव, अदिति और डॉक्टर्स की एक टीम के साथ अभिनव के कमरे में गए। अभिनव अभी भी बिस्तर पर पड़ा हुआ छत को घूरे जा रहा था।
उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह आत्मा निकल चुकी हो, बस खोखला शरीर वहाँ पड़ा हो। अदिति ने आवाज़ लगाई। अभिनव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बेजान सा चुपचाप पड़ा रहा। अदिति से अभिनव का ये हाल देखा नहीं गया तो वो चुपचाप बाहर निकल गई। बलदेव ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे बढ़ता हुआ अभिनव के पास गया। उसने कहा, ये पांचों देश के बेस्ट डॉक्टर्स हैं। तुम्हारा पैर देखने के लिए मैं इन्हें लेकर आया हूँ। ये सुनकर अभिनव की आंखों में एक उम्मीद चमक उठी। उसने डॉक्टर्स को देखते हुए कहा, क्या मैं सच में अभी भी कोई उम्मीद बाची है? क्या मैं अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ? बलदेव तो ऑलरेडी जानता था कि उम्मीद खत्म हो चुकी थी, फिर भी उसने कहा, बिना कोशिश के उम्मीद कैसे छोड़ सकते हैं? एक बार डॉक्टर्स को एग्जामिन कर लेने दो, फिर वही बताएंगे। अभी वो पांचों डॉक्टर्स की टीम आगे आकर अभिनव के पैरों का डायग्नोसिस करने लगी। ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध थीं। कमरे से बाहर अदिति परेशान खड़ी थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। जब से वह अभिनव को पहली बार मिली थी, तब से उसका दिल अभिनव पर आ गया था। ऊपर से अभिनव की काबिलियत और उसका कॉन्फिडेंस अदिति को बहुत ज़्यादा ही पसंद था। उन डॉक्टर्स के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अभिनव ने पूछा, क्या हो, मेरे पैर दोबारा खड़े होने का कोई चांस है? एक डॉक्टर ने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, सर प्लीज़ कुछ देर वेट कीजिए, अभी कुछ और टेस्ट बाकी है, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। अभिनव ने हाँ में सर हिलाते हुए बोला, ओके, आप अपना काम पूरा टाइम लीजिए, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। ये कहते हुए अभिनव ने अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया। बलदेव ने जिससे पहले से सब कुछ पढ़ा था, ये देखकर मजबूरी में मुस्कुरा दिया। बलदेव अपने आप से बोला, अभिनव बिना घड़वाल परिवार के भी बहुत काबिल लड़का था। उसको बस थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत थी और वो आसानी से पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। लेकिन क्या से क्या हो गया। ज़िंदगी वाकई इनप्रेडिक्टेबल है। धीरे धीरे सारे डॉक्टर्स ने टेस्ट कंप्लीट कर लिए। अब आपस में रिजल्ट डिस्कस करने लगे। अभिनव अभी अभी उन्हें उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। तभी उनमें से एक सीनियर डॉक्टर ने कहा, मिस्टर अभिनव, आपके टेस्ट के रिजल्ट्स नॉर्मल हैं। आपको पहले बता देना चाहते हैं कि जिस कंडीशन में आप आए थे, उसके बाद आपका जिंदा बचना भी एक मिरेकल से कम नहीं था। लेकिन जहर आपकी ब्लड सिस्टम में पूरी तरह से घुल चुका था। उसकी वजह से आपके पैरों में जो पैरालिसिस आया है। अभिनव ने कहा, लेकिन पैरालिसिस तो ठीक हो सकते हैं ना? मैं दोबारा अपने पैरों पर चल पाऊंगा ना? डॉक्टर एक पल के लिए चुप हुआ। उसने बाकी डॉक्टर्स की तरफ देखा और बोला, अभिनव जी, हम लोगों ने आपस में काफ़ी डिस्कशन किया। सभी टेस्ट के बाद यही लग रहा है कि आपके पैरों में जो पैरालिसिस है, वो फ़िलहाल आपके पैरों को ठीक करने के लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आगे क्या होगा? क्या सच में अभिनव अपने पैरों खो चुका है? क्या अभिनव अपनी उत्तराधिकारी की पोजीशन खो देगा? क्या अभिनव का अपने पापा संजय और भारती से किया हुआ वादा टूट जाएगा? क्या अदिति सच में अभिनव से प्यार करने लगी? उसके इस प्यार का सर अभिनव और अनन्या के बीच में कौन सी नए रंग लाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।